Hello everyone. I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. देखिए, एक बच्चे का मैसेज आया था और इस बुक को मुझे चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना था, बट क्योंकि उस बच्चे का मैसेज आया और ये मेरी ड्यूटी है बेटा कि अगर उसने रिक्वेस्ट करी है तो मैं इसी चैप्टर से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो पहले मैं आपका चैप्टर नंबर 8 अपलोड कर देती हूँ, या फिर ये कह लीजिए पहले मैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले अपलोड करूंगी, उसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री पे चलेंगे। ठीक है, लेकिन प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर सीक्वेंस से मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, जब हम चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, दिस इज जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1। क्लियर? अब मैं इसी में ये शुरू करने जा रही हूँ। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा दिया नहीं है जो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू करवाती हूँ। ठीक है, चलिए ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इसमें इंट्रो क्या होगा, इस चैप्टर में किसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, किसको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, और कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, और साथ ही साथ क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स को बनाता है या फॉर्म करता है, सिंथेसाइज करता है, इसका रीजन क्या है, इसमें पढ़ेंगे फिर हम उस रीजन के बारे में। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, एल्केन्स क्या होते हैं, ओपन चेन्स, एलिफेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, क्लोज्ड चेन के बारे में पढ़ेंगे, एलिसाइक्लिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एरोमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ है नहीं इसमें कुछ भी। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नॉमेनक्लेचर का मतलब नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो इनिशियल अपना ट्रेडिशनल मेथड था दैट वाज ट्राइवियल सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम IUPAC सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, IUPAC सिस्टम में आपको 4 या 5 पॉइंटर बताऊंगी। वो 4 या 5 पॉइंटर्स को बेसिस पे आप किसी भी सब्सटेंस की IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी। फिर उसके बाद हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म में हम दोनों चेन वाइज है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर आपकी होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, ये पूरा देख रहे हैं, ये सब वही उसी चीज के एग्जाम्पल है, डोंट वरी, सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। फिर एल्केन्स आ जाएंगे, इट इज वेरी क्वाइट इजी, कैसे बनता है, जैसे मीथेन है, मीथेन का अकरेंस कैसे होता है लैब में, उसे आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे हमने पीछे नहीं पढ़ा है। फिर एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करते हैं लैब में। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम। ठीक है, फिर एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज, कहाँ कहाँ आप उन्हें इस्तेमाल करते हो, इसके बारे में बात करेंगे। एंड देन नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, इनके बारे में बात करेंगे। फिर उसी में कोल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ठीक है, इस इन्हीं 4-5 जो टाइप होते हैं कोल के, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम किस तरीके से कोल टार का फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, ये एपरेटस होता है, फ्रिक्शनेटिंग टावर होता है, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या बनता है इससे, किस तरीके से हम फ्यूल, पेट्रोलियम वगैरह ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और कुछ हमारे एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ इसका हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होती है। जैसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम एज ए फूड इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक एसिड, सोडियम बेंजोएट जो है, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। सोप हैं, डिटर्जेंट हैं, ये भी आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप,
ठीक है। ये चैप्टर मैंने 10th की एस चांद जो बुक है बेटा उसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया था उसमें भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है बेटा उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहां पे भी जाके इसको देख सकते हो। इस तरह चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें। बहुत इजी रहने वाला है और मजा आएगा, आई नो। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। यूजुअली जब हम मटेरियल्स की पूरी क्लास के बारे में बात करें, सारे मटेरियल्स के बारे में बात करें, तो इनको हम जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो जिन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं वो हम पूरी तरीके से ले रहे हैं बेटा कि वो कहां से उनका ओरिजिन है। अगर ओरिजिन मिनरल से है तो हम बात करेंगे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और अगर ओरिजिन प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, अगर वहां से लिया गया है तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जरा आपकी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है। जो आपके मटेरियल के बारे में डील करती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होती है बेसिकली केमिस्ट्री आपकी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। वो कंपाउंड जिनका बेसिक जो है फिजिक ओरिजिन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ओरिजिन है वो मिनरल किंगडम है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ओरिजिन है वो आपका प्लांट एंड एनिमल किंगडम है। मींस जो प्लांट और एनिमल से बनते हैं या उनमें ही सिंथेसाइज किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स एंड इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखो यूजुअली पीरियोडिक टेबल में ढेर सारे आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो कुछ सर्टेन आपके एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ठीक है, ये और एक दो चीजें और होंगी जिनमें आपके कुछ हेलोजेंस ले लीजिए, यही आपके प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत वाइड वेराइटीज हैं, पूरे जो 118 के आसपास जो आपके एलिमेंट्स हैं बाकी सब इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, क्यों कार्बन इतने सारे, देखो लिमिटेड एलिमेंट्स होने के बाद भी इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके पास। अगर हम कंपैरिजन करें बाकी पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो सब मिलके उतने सब्सटेंस नहीं बना पाते, उतने कंपाउंड्स नहीं बना पाते जितने अकेले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये एलिमेंट बना पाते हैं। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नंबर है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ज्यादा है, इसका रीजन है कहीं ना कहीं कार्बन के पास। ठीक है, क्यों, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, मजा आएगा। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उनकी जर्नल प्रॉपर्टीज में किस तरीके से डिफर करते हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ कंपाउंड्स। देखिए जितने भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे नोन है या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डेली सिंथेसाइज भी हो रहे हैं उसमें से 90 जो परसेंट हैं वो सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक। मतलब ज्यादा नंबर किसका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ज्यादा पार्टिसिपेंट किसमें है, इनऑर्गेनिक में। आगे देखिए कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक composition of organic compound is confined to very few elements for of the periodic table like carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, halogens and sulfur। ठीक है, यही ऐसे एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के जो कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी कंपाउंड है वो सभी जितने भी एलिमेंट है उन सभी के कंपोजिशन से कम एलिमेंट कंपाउंड्स बनते हैं, जबकि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नंबर है वो ज्यादा होता है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग करती हैं। ठीक है, इन व्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्टिफाइबल। ठीक है, मतलब ज्यादा कौन है, ऑर्गेनिक, यानी कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा और इसी वजह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से पढ़ते हैं और ये जस्टिफाई भी हम कर रहे हैं। भाई जो ज्यादा है उसके बारे में पढ़ना, सीखना, जानना हमारे लिए जरूरी है। क्यों होते हैं? नंबर 1, टेट्रावैलेंसी। देखो बेटा, यूजुअली आपने जब ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स यूजुअली क्या करते हैं बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। इस तरीके से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। कार्बन की बात करें, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। अब कार्बन के लिए देखो 2 तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करे। सबसे पहले हम चलते हैं लूज पे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। लूज कितने करने पड़ेंगे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, डिप्लेट पूरा करने के लिए? 4। क्या कार्बन के लिए पॉसिबल है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे? आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसा होगा तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, एक कंडीशन। दूसरी बात करते हैं, अगर ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो जरा ध्यान दो कि जो आपका ये है एटम का न्यूक्लियस, उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? ओनली 6। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 4 और आने के बाद? बताओ बताओ बताओ। 10। क्या 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखना क्या पॉसिबल है? नहीं ना, प्रॉब्लम है, नहीं कर पाएंगे, नहीं रह पाएगा कार्बन एटम, फिर तब भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेस्ट क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले। समझ में आया? और क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी कितनी है? 4 है, इसीलिए हम कार्बन को क्या कहते हैं? इट इज टेट्रावैलेंट। कितनी वैलेंसी है? टेट्रा मींस 4 वैलेंसी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। मींस इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है जिससे ये अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है कैटनेशन। कैटनेशन क्या होता है? किसी को पता है? पता है तो जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे स्टूडेंट्स कोई ऐसे वैसे नहीं है, हाँ अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। नहीं पता है, डोंट बी शाय, हम सीख लेंगे, हम सीखने के लिए हैं। मैं एडमिट करती हूँ मुझे नहीं आता, मैं सीख लूंगी, तो आप भी एडमिट करो बेटा कि हाँ हमें नहीं आता, हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं कि कैटनेशन। कैटनेशन क्या होता है? कार्बन की ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो खुद के साथ चेन बना सकता है, चेन फॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का एक एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो सकता है और एक चेन के फॉर्म में स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। इजंट इट ग्रेट? मीन्स मेरे पास अगर 100 कार्बन के एटम हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज होके अनलिमिटेड आपके कंपाउंड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, जरा इसमें आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में चलते हैं पहले। कार्बन हैज रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। मैंने आपको बताया, अभी ऊपर बताया है कि ना कार्बन के लिए पॉसिबल है कि वो लूज करे, ना कार्बन के लिए पॉसिबल है कि वो गेन करे। इसके लिए पॉसिबल क्या है बेटा? वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करे। सो इट इज फिजिबल फॉर कार्बन सो दैट इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, दिस फॉर्म्स लॉन्ग चेन। इसीलिए कार्बन क्या करता है बेटा? लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। द एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन विद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का लॉन्ग चेन फॉर्म करना, उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटनेशन। Among all the elements, carbon show maximum catenation capacity due to the maximum strength of carbon-carbon bond. सारे एलिमेंट्स में से कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखता है, या मैक्सिमम ये कह दीजिए कि कैपेबिलिटी रखता है कि खुद के साथ चेन बना के, और जो बॉन्ड बनेगा ना कार्बन कार्बन के बीच में, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। वो ऐसा नहीं है नॉर्मल ऐसे ही, वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, दिस कैटनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन अकाउंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनम्बरेबल, ठीक है, इनम्बरेबल नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। आई होप इट इज क्लियर।
काफी टाइम हो गया वीडियो नहीं बनाया, तो थोड़ा सा मैं फंबल कर रही हूँ. I think you will go with it, but it will be in flow soon. फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स. देखिए कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास टेंडेंसी है कि वो अपने खुद के साथ, खुद एलिमेंट मींस कार्बन का एक एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है. वन मोर थिंग, वैलेंसी कितनी है? 4. कार्बन के पास टेंडेंसी कि वो बॉन्ड बना सकता है दूसरे कार्बन के साथ. यस. अब ये बॉन्ड भी 3 टाइप के बन सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा ना, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड. तो सिंगल बॉन्ड कैसा होता है? सिग्मा बॉन्ड कंटेन करता है, लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है वो आपका पाई बॉन्ड कंटेन करता है. और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं. आई थिंक ये चीज आपको पता होगी. ठीक है, तो कार्बन क्या करता है? मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है. मींस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिबिट कर सकता है. कहने का मतलब क्या है? मल्टीपल टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं. ये देखिए, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड दिखा रहा है, और ये ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी दिखा रहा है. यस. अच्छा, आइसोमेरिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है और मजेदार भी है. ठीक है, उससे पहले इसको समझने के लिए हम नीचे एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, फर्स्ट आ रहा है आइसोमेरिज्म. पहले होता क्या है ये समझिए. देखिए, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है बेटा, कि मेन जो आपका सब्सटेंस होता है, या फिर मान लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस ऐसे हो सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है. ठीक है, बट उनके स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है? डिफरेंस हो सकता है. वो फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस हो सकता है, उनकी चेन में डिफरेंस हो सकता है. इसके बेसिस पे जो आपकी क्या देखेंगे हम कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट सब्सटेंस बिल्कुल क्या है? अलग है. वो चाहे स्ट्रक्चर में अलग है, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप में अलग है. ठीक है, या फिर उनकी चेन में अलग है. मतलब सब्सटेंस अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम. तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, C2H6 क्या है आपका? क्या है? वेरी गुड. क्या है? एथेन. एथेन, एथेन है ना. तो इसमें क्या देखते हैं हम? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? इथेन. ठीक है, लेकिन और भी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये होगा इसका स्ट्रक्चर. एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको. देखिए बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला C2H6, नहीं सॉरी C6H12O6. फ्रक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6. ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. ठीक है, आई थिंक फंक्शनल ग्रुप में भी डिफरेंस है. जरा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ जरा कि क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और जिनका स्ट्रक्चर डिफर होता है. ठीक है, इस टाइप के सब्सटेंसेस क्या शो करते हैं? आइसोमेरिज्म. और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म. और इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स. ठीक है, आगे चलते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन की बात करें बेटा, तो देखिए, हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए होते हैं. ठीक है, इनमें हाइड्रोजन और कार्बन किस तरीके से आपके कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहे हैं, कितने नंबर हैं कार्बन के, इसके बेसिस पे कार्बन चेन्स बनाते हैं. और इन चेन के बेसिस पे आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम एलिफेटिक, एरोमेटिक, इनमें हम क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, लेकिन इनका बेसिक स्केलेटन चेन क्या होगी? वही कार्बन चेन. बेसिकली क्या होते हैं? कार्बन. ठीक है, देखिए, फर्स्ट आ रहा है आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिनको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं. ठीक है, एलिफेटिक में क्या होगा? ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें स्ट्रेट चेन होती है या ब्रांच्ड चेन होती है, लेकिन ये क्या होगी? ओपन चेन होगी. ठीक है, चेन के फॉर्म में होंगे, क्लोज्ड रिंग के फॉर्म में नहीं होंगे. इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं.
ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये भी एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में है, ये ब्रांच्ड चेन के फॉर्म में है, लेकिन ये भी क्या है आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। जब हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इस टाइप के आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हम उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। और अगर आपके कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपके एल्केन्स आते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के आपके अंदर आपके एल्कीन्स एंड एल्काइंस आते हैं। एल्केन्स के कॉमन फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है CnH2n+2, और एल्कीन्स के फॉर्मूले की अगर हम कॉमन फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है CnH2n, और एल्काइंस के फॉर्मूले की कॉमन फॉर्मूले की बात करें, हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो हम CnH2n-2 इसका फॉर्मूला होता है, जहां पे n कोई भी आपका नंबर हो सकता है, 1 2 3 4। एक चीज याद रखिए बेटा, एल्कीन और एल्काइन इसमें n आपका 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एल्कीन और एल्काइन के बीच में बनने के लिए कंडीशन क्या है बेटा, कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। जब हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो क्या सिंगल कार्बन कैसे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा? ऑब्वियसली उसके लिए रिक्वायरमेंट मिनिमम कितने की है, 2 की है। इसीलिए वहां पे क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसीलिए n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इट विल बी ऑलवेज 2। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो ये जो क्लास होती है, ये हमेशा एक क्लोज्ड चेन के फॉर्म में हो सकती है। अब ये क्लोज्ड चेन फर्दर 2 टाइप की होती है, ठीक है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें n नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे, हमें उससे कोई n नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे और वो एक क्लोज्ड चेन के फॉर्म में पैक्ड होंगे। मींस कार्बन कार्बन इस तरीके से अरेंज होंगे कि उन्होंने एक क्लोज्ड चेन, एक रिंग फॉर्म कर रखी है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपेन है, तो देखिए 1 2 और 3, ये 3 कार्बन्स हैं और इन कार्बन्स का इस तरीके से अरेंजमेंट है कि इन्होंने एक चेन फॉर्म कर रखी है, एक ट्रायंगल शेप फॉर्म कर रखी है, लेकिन क्लोज्ड है। क्लियर? वहीं यहाँ पे देखिए ये साइक्लोब्यूटेन है, मतलब 1 2 3 4 कार्बन्स हैं और आपस में इस तरीके से अरेंज हैं कि इन्होंने क्या फॉर्म कर रखी है, एक क्लोज्ड चेन फॉर्म कर रखी है। तो इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनको हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी एक ही टाइप की क्लोज्ड चेन ही होती है, बट इसके लिए ये स्पेशल टाइप की होती है और इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या? इसमें sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और जो पाई बॉन्ड है वो आपका ऑड नंबर में होना चाहिए। ये कंडीशंस होती है, ये आप आगे जाके और भी ज्यादा इसके बारे में पढ़ोगे, बट आप ये मान के चलो बेटा, जो इसका बेंजीन है ये सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होगा। बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है ना, C6H6, यही होता है, एक क्लोज्ड चेन फॉर्म करता है और जो डबल बॉन्ड होता है वो अल्टरनेट रहता है। मींस एक कार्बन जो दूसरे कार्बन के साथ पहले एक सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, फिर नेक्स्ट डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये देखिए फिगर में देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये आपका क्या है, बेंजीन है। ठीक है, और जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें बेंजीन या बेंजीन से बने हुए सब्सटेंसेस होते हैं। बेंजीन, टोलुइन वगैरह जो भी हैं, ये सारे क्या होते हैं आपके, क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आई थिंक यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, प्लीज कमेंट सेक्शन, एक कमेंट आपका सोल्यूशन हो जाएगा। चाहे वो मुझे वीडियो बना के देना पड़े, चाहे ऑन द स्पॉट वहीं पे देना, राइट करना पड़े, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व योर डाउट। नेक्स्ट आ रहा है आपका नॉमेनक्लेचर, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसीलिए नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे,
ठीक है, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। वीडियो पसंद आ रही है टू लाइक इट, कमेंट लिख के बताया करो, बड़ा अच्छा लगता है। प्रॉब्लम है सॉल्व होगी। ठीक है, बाय।